सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। और मैं धरणीधर वैष्णव। उम्मीद है सातवाहन वंश के बारे में हमारी पहली क्लास समझ में आई होगी। और सातवाहन वंश के बारे में लगभग आधा इतिहास हम पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक 4 शासकों के बारे में हम पढ़ चुके, स्थापना, इसकी जानकारी और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनका क्षेत्र जो था वो हम पढ़ चुके हैं। तो अगली जो क्लास है, अगला एपिसोड देखिए, ये भी एक धारावाहिक की तरह ही है, एक सीरियल जिसको कहते हैं उसकी तरह ही है। इतिहास और कहानी के रूप में समझे, मजा आएगा। तो अगली जो कहानी है सातवाहन वंश की, अगला जो चैप्टर है वो है इस वंश का एक प्रमुख शासक, या यूं कहें कि 4 शासकों के बाद में जो इस वंश का अगला शासक है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। किसके बारे में पढ़ेंगे? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। उससे पहले अब तक आपने देखा, क्या देखा कि इस वंश की स्थापना या जो स्थापना करने वाला था वो था सिमुक, और सिमुक के बाद उसका भाई कहना इसका शासक बनता है इस वंश का। और कहने के बाद सिमुक का पुत्र, पुनः सिमुक जो प्रथम संस्थापक था उसका पुत्र इस वंश का शासक बनता है, और जो उसका नाम है श्री सातकर्णी या सातकर्णी प्रथम। और उसके बाद हमने हाल को पढ़ा जो शांति में महानतम है, गाथा सप्तशती जिनका लिखा हुआ ग्रंथ है। अब देखिए यहां तक मैंने जो है कहीं भी किसी शासक का एक वास्तविक तिथि निर्धारण नहीं की, कोई सन निर्धारित नहीं किया कि इस समय से लेकर इस समय तक इसका शासन रहा, क्योंकि यहाँ इतिहासकारों में बहुत मतभेद है कि वास्तव में किस शासक का कौन सा समय रहा। यहाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में मतभेद है, किंतु ये मतभेद दूर कर लिया गया है और इसका समय माना गया है 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक का समय माना गया है। किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। और ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था। कौन सा था? 23वां महानतम शासक माना जाता है सातवाहन वंश का। इससे पूर्व में 23 शासक हो चुके थे। तो देखिए जो श्री सातकर्णी जो प्रथम महान शासक था इसका, श्री सातकर्णी या सातकर्णी प्रथम, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज इससे पहले वो क्लास जरूर देखें, तभी हमें सातवाहन वंश को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम जो था, इसके समय से लेकर गौतमीपुत्र सातकर्णी तक लगभग 9 से 10 शासक होते हैं, जिनमें हाल भी था। तो ये जो 9-10 शासक हैं ये बहुत ही कमजोर थे, और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा गया है। इस काल को क्या कहा गया है? अंधकार युग। किसके लिए? सातवाहन वंश के लिए क्या था? अंधकार युग के रूप में संज्ञा दी जाती है श्री सातकर्णी से लेकर गौतमीपुत्र सातकर्णी का समय। और इसका कारण क्या रहा इसको अंधकार युग बोलने का? क्योंकि इन जो सातवाहन वंश है इस पे शकों का, और शकों में जो नासिक की सहरात शाखा है उसका आक्रमण हो जाता है। कारण क्या है? सहरात वंश का आक्रमण, सहरात शाखा का आक्रमण, और वो इसे कमजोर कर देते हैं। एक तरह से बिखराव की स्थिति में रहता है सातवाहन वंश। इस कारण से अंधकार युग कहा गया है। अब देखिए हमें पढ़ना है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ये तो था एक पृष्ठभूमि जो श्री सातकर्णी से लेकर गौतमीपुत्र तक हम पहुंचते हैं। तो गौतमीपुत्र के बारे में अब जब जानकारी की बात करते हैं तो इसकी जो सैनिक विजयों की जानकारी है, गौतमीपुत्र की जो सैनिक विजय है, कहां कहां तक इसने विजय प्राप्त की, यानी सैनिक विजय। तो इसकी सैनिक विजय की जो जानकारी मिलती है वो इसी का पुत्र है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और उसका जो शासन काल है, यानी विजय की जानकारी, सैनिक विजय की जानकारी कहां से मिलती है? इसका पुत्र है वशिष्ठी पुत्र, मां का नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी या पुलुभावी, एक ही बात है। उसके समय में जब इसके पुत्र गौतमीपुत्र का जब शासन था, समय था, तो इसके समय में 19वां वर्ष शासन का, कौन सा वर्ष? 19वां वर्ष में
शासन के 19वें वर्ष में इसकी मां वलश्री द्वारा, किसकी मां? पुलुमावी यानी गौतमीपुत्र की पत्नी के द्वारा। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के 19वें वर्ष में मां वलश्री, और वलश्री की नासिक प्रशस्ति से इसकी सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है गौतमीपुत्र सातकर्णी की। सैनिक विजय की जानकारी गौतमीपुत्र के पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के शासनकाल का 19वां वर्ष था। उस समय में इसकी मां वलश्री ने नासिक प्रशस्ति की रचना की थी और वहीं से इसकी सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है गौतमीपुत्र की सैनिक विजयों की। अब देखिए गौतमीपुत्र की जो कुछ उपाधियां हैं, सैनिक विजय हम एक बार पढ़ते हैं आगे, पहले हम इसकी कुछ उपाधि देखते हैं। बहुत सी उपाधियां धारण की हैं, अब तक जितने ने मिलकर की होगी इस अकेले ने गौतमीपुत्र ने धारण कर ली। तो इसकी प्रमुख जो उपाधि है, नंबर 1 राजा राज। ध्यान रहे, हमारे लिए जानकारी के लिए काफी है, याद हो ठीक है, नहीं हो तो भी हमारे लिए कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये उपाधियां जो है कुछ अलग प्रकार की है। तो अगर हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत भी रहता है कहीं पे, तो हम प्रश्न का आंसर या हल कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली उपाधि है वो राजा राज। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख उपाधि है वो विंध्य नरेश, यानी विंध्याचल के दक्षिण में और विंध्य क्षेत्र अधिकृत करने के कारण इसकी उपाधि जो मिलती है वो है विंध्य नरेश कहा गया है। इसके अलावा आगमन निलय, क्या कहा गया इसको? आगमन निलय। आगमन निलय इसको कहा गया है, यानी आगमन निलय का मतलब यहां है वेदों का आश्रयदाता, यानी ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना की थी, वेदों का आश्रयदाता भी इसे कहा गया है। हालांकि इन्होंने बौद्ध धर्म को सर्वाधिक दान दिए, किंतु आगमन निलय इसने उपाधि धारण की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इसके अलावा अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण की भी इसकी उपाधि है। और अद्वितीय ब्राह्मण के अलावा एक ब्रह्मण इसकी उपाधि मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाधि है इसकी कुछ अलग है, वो है खतियादप मान मदनस। क्या उपाधि है? देखिए खतरनाक है। खतिया पदनस, खतिया पद मान मदनस। ये इसकी विशेष उपाधि है खतिया पद मान मदनस। मतलब क्या है? क्षत्रियों का दमन करने वाला, क्षत्रियों का दमन करता या दमन करने वाला कहा गया है किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो ये कुछ विशेष उपाधियां हैं जिनमें राजा राज, विंध्य नरेश, आगमन निलय यानी वेदों का आश्रयदाता, अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है, एक ब्राह्मण और खतिया पद मान मदनस इसकी प्रमुख उपाधियां हैं। किसकी हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी की। अब देखिए जो हमने अभी भी देखा कि इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां इसके पुत्र वशिष्ठिपुत्र की जो मां है वलश्री, उसकी शासन के 19वें वर्ष में नासिक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है उन सैनिक विजयों में। तो इसकी विजय क्रम को पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है इसकी विजय। तो नंबर 1 जो इसकी विजय हम देखने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है शक और शकों के शहरात वंश पर। किसकी विजय है ये? गौतमीपुत्र की, शकों के शहरात शाखा पर। ये नासिक के आसपास शासन कर रही थी। तो गौतमीपुत्र है, गौतमीपुत्र इस शकों का उन्मूलन करने के लिए या इन्हें परास्त करने के लिए अपने शासन काल के शुरू के 16 वर्ष तक इस युद्ध की तैयारी करता है। 16 वर्ष तक तैयारी करता है और 17वें वर्ष में आक्रमण करता है। 17वें वर्ष में क्या करता है? आक्रमण करता है। कहां पर? शकों की शहरात शाखा पर आक्रमण करता है। 16 वर्ष तैयारी करने के बाद फिर आक्रमण करता है पूरी तरह तैयार होने के बाद। और इस समय जो शकों का शासक है, जो शक शासक है वो है नहपान। प्रमुख शासक है कौन है? नहपान। शक शासक था नहपान।
और नहपान के साथ इसका दामाद भी था उशावदत्त। हालांकि मुख्य रूप से परास्त जो हुआ वो नहपान था, किंतु साथ में उशावदत्त भी इसके साथ आता है नहपान के, और दोनों इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं। नहपान जो है वो गुजरात के क्षेत्र में, भरगुकच उस समय इसकी राजधानी थी। भरगुकच गुजरात के आसपास इसकी राजधानी क्षेत्र था। अब देखिए ये इस विजय की जो जानकारी मिलती है, हालांकि मैं बता चुका हूं कि नासिक प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है, किंतु पूर्ण रूप से प्रामाणिक रूप से जो जानकारी मिलती है वो है जोगल थंबी मृदभांड से। जोगल थंबी स्थान है और वहां से एक मृदभांड मिला है, और मृदभांड में क्या है, 8000 सिक्के मिले हैं। 8000 क्या मिले हैं, सिक्के। और ये जो 8000 सिक्के हैं वो किससे संबंधित हैं, वो मूल रूप से जो सिक्के थे वो नहपान के थे। सिक्के किसके हैं, नहपान के, किंतु उन सिक्कों को पुनः डलवाया गया किसके द्वारा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। सातकर्णी ने क्या किया, इनको पुनः अंकित करवाया। पुनः इन पे अंकन करवाया या अपना स्वयं का लेख लिखवाए सातकर्णी द्वारा। उससे ये पुख्ता या प्रमाणिक हो जाता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को इस युद्ध में परास्त किया था। और ये जो जोगलथंबी मृदभांड है या ये जो सिक्कों को ढलवाने का काम है वो 18वें वर्ष में था। देखिए 16 वर्ष तक तैयारी करता है, 17वें वर्ष में आक्रमण करता है, और 18वें वर्ष में, शासन के 18वें वर्ष में वो ये काम करता है कि इन सिक्कों को वो पुनः डलवाता है। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की शकों पर महत्वपूर्ण इसकी विजय थी। अब देखिए यहां पर विजय के बाद में इसके साथ साथ में इस क्षेत्र में कुछ शकों को परास्त करने के बाद इस इलाके के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो किसके अधिकार में आ जाते हैं, गौतमीपुत्र के। तो वो जो अधिकार में आने वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से क्षेत्र इसके अधिकार में आ जाते हैं। तो शकों पर, नहपान पर आक्रमण करने के बाद इसके क्षेत्र में आने वाले प्रमुख इलाके। तो नंबर 1 गुजरात का सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गौतमीपुत्र के अधिकार में आ जाता है। गुजरात का जो है काठियावाड़ इलाका, कौन सा, काठियावाड़ इलाका किसके, गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधिकार में आ जाता है। नंबर 2 दूसरा क्षेत्र है यहां पर वो कुक्कुर अनूप। कुक्कुर क्या है, गुजरात का परियार क्षेत्र, गुजरात में है, इतना ही काफी है, गुजरात का परियार क्षेत्र है। नंबर 3 अनूप। अनूप जो है नर्मदा नदी के आसपास जो महेश्वर का क्षेत्र है वो अनूप, नर्मदा के आसपास महेश्वर क्षेत्र। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो इस गौतमीपुत्र सातकर्णी की शकों के विजय के पश्चात आते हैं। अगला जो क्षेत्र है वो अपरांत। अपरांत जो क्षेत्र है वो माना जाता है उत्तरी कोंकण। कोंकण यानी जो पश्चिमी तट है उस पे उत्तरी कोंकण वो माना जाता है, तो उत्तरी कोंकण। अगला जो क्षेत्र है वो है अकर या आकर, और आकर कहा जाता है पूर्वी मालवा को। किसको, मालवा का पूर्वी भाग। नंबर 6 जो अगला इस क्षेत्र में आता है वो है अवंती यानी पश्चिमी मालवा, यानी पूरा मालवा इसके अधिकार में आ जाता है। अवंती यानी पश्चिमी मालवा। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जो इनकी शकों पर विजय के बाद, जिसमें सौराष्ट्र काठियावाड़ का क्षेत्र, कुक्कुर गुजरात का, अनूप नर्मदा का महेश्वर क्षेत्र, अपरांत उत्तरी कोंकण आकर या अकर पूर्वी मालवा, और अवंती पश्चिमी मालवा इसके अधिकार में आ जाता है। और इस अधिकार के बाद में ये एक नगर बसाता है, वेंकटक नगर नामक नगर की स्थापना करता है, और वेंकटक स्वामी की उपाधि भी धारण करता है। नगर कौन सा बसाया इसने, वेंकटक। ध्यान रहे कौन सा नगर बसाता है, वेंकटक। महत्वपूर्ण है, कौन सा नगर बसाया गया गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा, वेंकटक होगा। और उपाधि, अगर नगर बसाया है तो नगर का स्वामी, तो वेंकटक स्वामी की उपाधि भी ये धारण करता है।
गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब देखिए इस विजय के पश्चात ये क्षेत्र इसके अधिकार में है, तो चाहे जिसको दान दे। ये ध्यान रखना, उपाधि वेंकटक स्वामी की उपाधि ये धारण करता है गौतमीपुत्र। अब गौतमीपुत्र के इस विजय के उपरांत ये बौद्ध संघ को, यानी यहीं से सातवाहन वंश के काल में ही दान देने की परंपरा प्रचलित होती है। तो सबसे ज्यादा जो दान दिए गए वो बौद्धों को दिए गए। तो बौद्धों जो सबसे पहला दान दिया गया इसके द्वारा वो बौद्ध संघ था, और बौद्ध संघ को एक ग्राम दिया गया अजकाल की है, अजकाल की ग्राम दान में दिया गया। किसको? बौद्ध संघ को दान में दिया गया। इसके अलावा जो कार्ले का बौद्ध संघ है, कार्ले का जो भिक्षु संघ है, कार्ले इसने जीता था उशावदत्त से। कार्ले भिक्षु संघ, जो बौद्ध भिक्षुओं का संघ होता था, उस बौद्ध भिक्षु संघ को ये कर्जक नामक ग्राम दान में देता है। कौन सा ग्राम? कर्जक। और जो कार्ले है वो कार्ले इसने उशावदत्त से जीता है। उशावदत्त नहपान का दामाद था। तो कर्जक ग्राम ये कार्ले के भिक्षु संघ को देता है, और एक बौद्ध संघ था उस समय के साम्राज्य में, उसको अजकाल की नामक ग्राम दान में देता है। तो ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी की शकों पर विजय और विजय का प्रभाव। अब देखिए इस शक विजय के अलावा भी एक विजय इसको अमर बना दिया, और एक विजय के कारण इसका साम्राज्य विस्तार हो जाता है, साम्राज्य स्थापित हो जाता है। किंतु यही नहीं रुकता, कुछ अन्य स्थान भी हैं जिनकी विजय करता है। तो कुछ अन्य विजय, गौतमीपुत्र सातकर्णी की कुछ अन्य विजय। तो नंबर 1 जो इसकी प्रमुख विजय है वो ऋसिक है, जो कृष्णा नदी के तट पर है। कौन सा क्षेत्र? ऋसिक। और ऋसिक कहां पर है? कृष्णा तट पर। दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी बहती है, और उस कृष्णा के तट पर ये ऋषिक क्षेत्र था, इसने जीत लिया। इसके अलावा अश्मक, जो प्राचीन काल में महाजनपद भी जाना जाता है, तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर अश्मक था बोधन के समीप, तो अश्मक क्षेत्र भी ये जीत लेता है। अब यहां ये वर्णन नहीं मिलता कि इसने किससे जीता। तो अश्मक है बोधन के समीप, बोधन समीप, और बोधन के समीप, बोधन कहाँ है? महाराष्ट्र। भारत एक राष्ट्र है और उसमें भी क्या है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में भी क्या था? पहले सौराष्ट्र था। तो इन्हें खतरनाक परंपरा है। इसके अलावा मूलक, मूलक जो है वो प्रतिष्ठान को माना जाता है, पैठन या प्रतिष्ठान। बाद में प्रतिष्ठान को या पैठन को ये राजधानी भी बनाएगा, जो गोदावरी नदी के तट पर है। और एक और क्षेत्र था विदर्भ, यानी इसको वर्तमान में बरार कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? विदर्भ यानी बरार का क्षेत्र। ये भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधिकार में आ जाता है। तो देखिए ये इसकी कुछ प्रमुख विजय थी, और इस विजय के पश्चात इसका जो साम्राज्य है, देखिए ऋषिक कृष्णा नदी के तट पर दक्षिणी भारत में अश्मक, बोधन के समीप महाराष्ट्र मूलक प्रतिष्ठान क्षेत्र है, और विदर्भ बरार का क्षेत्र है। तो अब इसके साम्राज्य की बात करें, यानी काफी विशाल साम्राज्य हो गया इस विजय के पश्चात। इस विजय के पश्चात गौतमीपुत्र का साम्राज्य काफी विस्तृत हो जाता है। अगर साम्राज्य की बात करें तो उत्तर में बात करें, उत्तरी जो क्षेत्र है वो उसमें सौराष्ट्र यानी गुजरात तक का इलाका इसके अधिकार में था। कहां तक का? सौराष्ट्र। उत्तर में, दक्षिण की बात करें तो जो कृष्णा नदी हमने अभी भी पढ़ा, कृष्णा नदी के जो ऋषिक प्रांत था वहां तक, कृष्णा तक इसकी विजय हुई। उत्तर में सौराष्ट्र लेके दक्षिण में कृष्णा नदी तक। और पश्चिम की बात करें, यानी भारत के इस मैप की बात कर रहा हूं मैं इस तरह से, तो उत्तर में सौराष्ट्र तक यानी यहां तक, और दक्षिण में कृष्णा तक, पूर्व में और पश्चिम में यहां कोंकण प्रदेश तक। और कोंकण कौन सा? उत्तरी कोंकण जो मुख्यतः माना जाता है, और पूर्व में बरार या विदर्भ तक। यानी इतना विशाल साम्राज्य इस क्षेत्र में इसका कायम हो जाता है सातवाहन वंश का, गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय। और यहाँ पर ये
इसके लिए कहा जाता है कि जो इसके अश्व थे, यानी कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, उस वर्णन में क्या मिलता है कि इसके अश्वों ने तीनों समुद्रों का जल पिया। और 3 समुद्र कौन कौन से हो गए क्या? और इसके लिए जो शब्द मिलता है वो शब्द मिलता है तिस मुद स्तोय पीतवाहन। क्या मिलता है? तिस मुद तोय पीतवाहन। इसके अश्वों के लिए यह शब्द मिलता है तिस मुद तोय पीतवाहन, यानी तीनों समुद्रों का जल, यानी बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक इसके साम्राज्य था और इस इलाके में इसने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया था। तो तिस मुद तोय पीतवाहन इसके लिए ही शब्द मिलता है। अब ये था इसका चरमोत्कर्ष, यानी यहां तक इसको कोई समस्या नहीं थी, यहां तक ये इसका साम्राज्य विस्तार कर रहा था, इसका उत्कर्ष काल था। इसके पश्चात देखिए इसकी स्वयं की एक पराजय भी होती है, इसको पराजय भी स्वीकार करनी पड़ती है शकों के द्वारा। तो पराजय भी महत्वपूर्ण है, पराजय भी हमारे लिए देखना जरूरी है। किसकी? गौतमीपुत्र सातकर्णी की पराजय। और ये पराजय जो होती है वो है महाक्षत्रप चष्टन और रुद्रदामन के द्वारा। किसके द्वारा? महाक्षत्रप, क्योंकि शकों को महाक्षत्रप कहा जाता है और उस समय महाक्षत्रप जो था चष्टन और साथ में कौन है? रुद्रदामन। इन दोनों के द्वारा इसकी पराजय होती है गौतमीपुत्र सातकर्णी पराजय द्वारा। पराजय महाक्षत्रप चष्टन और रुद्रदामन द्वारा इसको पराजित होता है। और इस पराजय के पश्चात जो जीते गए प्रदेश थे वो वापस ले लेते हैं शकों के। जीते हुए प्रदेश वापस ले लेते हैं कौन? शक शासक महाक्षत्रप चष्टन और रुद्रदामन के द्वारा। और इसकी जो पुष्टि है कि इस विजय या इन शकों की विजय या गौतमीपुत्र की पराजय की जो जानकारी है वो जूनागढ़ अभिलेख। किसका है जूनागढ़ अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है शक शासक, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है जो 150 ईस्वी का है था। उसमें यह जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन द्वारा गौतमीपुत्र सातकर्णी को यानी दक्षिणापथनाथ को 2 बार परास्त किया गया, किंतु निकट संबंधी होने के कारण उसका विनाश नहीं किया। इस जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। क्या मिलता है कि रुद्रदामन द्वारा दक्षिणापथ, किसको कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को, दक्षिणापथनाथ को 2 बार परास्त किया, किंतु निकट संबंधी होने के कारण उसको समूल विनाश नहीं किया। अब इसका निकट संबंधी कैसे हो गया? देखिए इस प्रथम विजय के पश्चात जो रुद्रदामन है वो अपनी पुत्री का विवाह, रुद्रदामन की जो पुत्री है और पुत्री का नाम है कार्दमक। पुत्री का नाम क्या है? कार्दमक का विवाह किसके साथ होता है? इस गौतमीपुत्र के पुत्र के साथ में, यानी सातकर्णी के पुत्र के साथ में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र के साथ कार्दमक का विवाह होता है, जो वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी था। दूसरा पुत्र है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी नहीं, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी के साथ में, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी गौतमीपुत्र के सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। जो दूसरा बेटा था, प्रथम बेटा जो उत्तराधिकारी बनता है वो पुलुमावी था और दूसरा बेटा सातकर्णी था। तो इसके साथ विवाह होने के कारण रुद्रदामन गौतमीपुत्र का संपूर्ण विनाश नहीं करता, ऐसा कहा गया है। तो देखिए ये इसकी पराजय थी, महत्वपूर्ण पराजय, जिसके बाद इसका साम्राज्य विस्तार या सातवाहन वंश का जो विस्तार था वो काफी कुछ रुक जाता है इस पराजय के बाद में। अब इसका अंतिम समय की बात करें तो विद्वानों में मतभेद है कि 106 तो प्रमाणिक माना गया है, 106 ईस्वी तो मान लिया गया कि इसके राज्यारोहण की तिथि है। और जो हमने प्रथम 4 शासक देखे
वो इससे पूर्व थे। 4 के 23 शासक है, सॉरी, जो 23 शासक है वो 106 ईसा पूर्व में, ईस्वी के पूर्व में ही थे, यानी पहले हो चुके थे। ये 23वां शासक था इस वंश का। तो इसका जो समय है 130 ईस्वी निर्धारित किया गया अंतिम समय। तो उसके निर्धारण का तरीका जो है, उसके निर्धारण का कारण क्या है कि इसकी मृत्यु लगभग 130 में हुई। कैसे हुई कि नासिक जो है वहां से 2 लेख मिले हैं। इसको प्रमाणित करते हैं। नासिक से कितने लेख मिले हैं? 2। और कार्ले से मिला है 1। कुछ लेख मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है। नासिक और कार्ले दोनों से लेख मिलते हैं। नासिक से 2 मिलते हैं। तो 2 में जो प्रथम लेख है वो तो है इसके शासन के 18वें वर्ष का, यानी जब इसको शासन करते हुए कितने वर्ष हो चुके थे? 18। और जो दूसरा लेख मिला है नासिक से, उस समय 24 वर्ष हो चुके थे, यानी वो 24वें वर्ष का अभिलेख है। पहला 18वें का और दूसरा 24 के का। कार्ले वाला भी 18वें वर्ष का है। अब देखिए, हमने माना है कि 106 ईस्वी का तिथि निर्धारित की गई है। अब यहां पर जो नासिक वाला लेख है उसमें कुछ विस्तार से लिखा गया है कि इसकी जो मां है, गौतमीपुत्र यानी सातकर्णी की जो माता है, उसके लिए महादेवी और राजमाता शब्द प्रयोग में किए हैं। नासिक अभिलेख में क्या मिला है? माता के लिए, मां के लिए राजमाता शब्द का प्रयोग किया गया है। किसकी राजमाता? सातकर्णी की माता के लिए राजमाता, और साथ में महादेवी भी इसको कहा गया है। अब इससे क्या संबंध है? देखिए, संबंध बनाएंगे। राजमाता और महादेवी इसके लिए प्रयोग हुआ है। और साथ ही जो सातकर्णी है, सातकर्णी के लिए जीव सुता प्रयोग काम में लिया है। जीव सुता मतलब जिसका पुत्र जीवित हो, यानी महादेवी का जीव सुता यानी जीवित जिसका पुत्र है, सुत यानी पुत्र, यानी सातकर्णी। यानी इस 24वें वर्ष को भी अगर हम अंतिम तिथि निर्धारित करें तो 106 में अगर 24 इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, तो अंतिम तिथि आती है 130, और 130 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु होती है गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसके निर्धारण का एक तरीका है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि इसके निर्धारण वर्ष का जो निर्धारण किया गया है या कहां जीव सुता प्रयोग किया गया है, तो नासिक पर जो अभिलेख मिला है वहां से इसकी तिथि का निर्धारण किया जाता है। ये था हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब देखिए, जो डॉक्टर भंडारकर साहब हैं उनका थोड़ा सा अलग मत है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर साहब का कहना है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और इसका पुत्र दोनों ने एक साथ शासन किया था। किस किसने? गौतमीपुत्र ने और इसके पुत्र वशिष्ठी ने, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। दोनों ने साथ शासन किया, एक साथ अलग अलग क्षेत्र में शासक रहे। कहां कहां रहे? गौतमीपुत्र के लिए तो कहता है कि गौतमीपुत्र का जो शासन है वो क्षेत्र माना जाता है धनकत में, और जो पुलुमावी है वो प्रतिष्ठान में। गौतमीपुत्र तो कहां पर शासन कर रहा था? धनकत दक्षिणी भारत में, और जो पुलुमावी है वो प्रतिष्ठान या पैठन में। ये दोनों ने एक साथ शासन किया। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी। अब ये केवल भंडारकर साहब का मत है। किसका? भंडारकर। ये जो मत है साथ शासन करने वाला, ये डॉक्टर डी.आर. भंडारकर साहब का मत है कि इन्होंने साथ में शासन किया था 150 ईस्वी तक। किंतु हम वास्तव में पढ़ें तो 106 से लेकर 130 तक गौतमीपुत्र सातकर्णी है, और 130 से लेकर 150 ईस्वी तक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का शासन माना जाता है। अब हम देखते हैं अगले शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की उपलब्धियां, दूसरा इसका महत्वपूर्ण शासक आज के लिए। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का जो राजधानी है वो औरंगाबाद या पैठन में मानी जाती है। कहां मानी जाती है? समय हम निर्धारित कर चुके हैं, 130 से लेके 150 ईस्वी। राजधानी वशिष्ठी पुत्र की राजधानी
पैठन वर्तमान औरंगाबाद में, आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद जिले में राजधानी थी। और इसको प्रथम आंध्र सम्राट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम आंध्र सम्राट, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जीतने के कारण इसको प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो विशेष बात है वो अमरावती जो लेख है उसके अनुसार बौद्ध स्तूप है अमरावती में, उसकी वेष्टनी यानी जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसका निर्माता भी यही था। अमरावती जो बौद्ध स्तूप है उसकी वेष्टनी का निर्माण इसी के समय किया गया। किसके समय में? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसको विशेष रूप से जो पहली बार यानी पहले कह चुके हैं किंतु इसको भी दक्षिण पथेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया इसे? दक्षिण पथेश्वर। किसे कहा गया है? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को दक्षिण पथेश्वर इसकी उपाधि मिलती है। और पुराण जो हैं, पुराणों में इसको पुलोमा कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है इसे? पुलोमा। पुराणों में क्या कहा गया है? पुलोमा। तो ये कुछ विशेष बातें थी, इसके बारे में इतनी ही जानकारी है कि वशिष्ठिपुत्र पुलमावी 130 से 150, राजधानी पैठन, प्रथम आंध्र सम्राट क्योंकि आंध्र प्रदेश को इसने जीता, अमरावती बौद्ध स्तूप की वेष्टनी का निर्माता था यानी प्रदक्षिणा पथ का, दक्षिण पथेश्वर उपाधि मिलती है और पुराणों में से पुलोमा कहा गया है। इसके बाद कुछ अंतिम शासकों के बारे में हम बात करते हैं जिनके समय में सातवां वंश का पतन होता है। 30 जो आज के लिए हम, इससे पहले हम 23वां शासक के ध्यान रहे सातकर्णी, किंतु हम क्रम के लिए निर्धारित कर रहे हैं, क्रम निर्धारण। तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी, कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है। कौन है? शिवश्री सातकर्णी, कोई विशेष उपलब्धि इसकी नहीं है। नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, यज्ञश्री सातकर्णी। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? यज्ञश्री सातकर्णी ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जल प्रेमी था। जल प्रेमी यो कहे जल और यात्रा प्रेमी, व्यापार प्रेमी, जल यात्रा और व्यापार प्रेमी। क्योंकि इसके जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर मछली, शंख, जलयान इनका अंकन मिलता है, जिस आधार पर यह कहा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी जल यात्रा प्रेमी था तो और व्यापार का प्रेमी था। ध्यान रहे यहां इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि यज्ञश्री सातकर्णी या सातवां वंश में कौन सा शासक जल यात्रा या व्यापार के लिए प्रेमी माना जाता है? तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी। और जो अंतिम दौर में जो प्रमुख शासक थे वो है एक तो चंद्रश्री और पुलमावी सेकंड। चंद्रश्री और अंतिम हम देखते हैं पुलुभावी या पुलुमावी द्वितीय या सेकंड, इस वंश का अंतिम शासक है। और इसके समय में, पुलुमावी के समय में जो साम्राज्य था वो पूरी तरह बिखर जाता है क्योंकि इक्ष्वाकु वंशज थे यानी इक्ष्वाकु भगवान श्री राम के वंशज और कुछ पल्लव शासक, उन्होंने इसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। किसने? इक्ष्वाकु और पल्लव अमीरों द्वारा, जो अमीर उस समय शासन में थे, अमीरों द्वारा साम्राज्य पर अधिकार हो जाता है। किसके समय की बात है ये? और पुलुमावी द्वितीय के समय की। तो गौतमीपुत्र इस वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है 106 से 130, और उसके बाद वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की कुछ उपलब्धियां मिलती हैं और उसके बाद ये अंतिम शासक हैं जो समाप्त हो जाता है। ये लगभग गुप्त काल से पूर्व में ये साम्राज्य पूरी तरह बिखर जाता है। लगभग 200-300 सालों तक ये पूर्णतः भारत में एक विशाल साम्राज्य कायम करता है और इसकी समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए इस वंश की कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ विशेष चीजें हैं जैसे ब्राह्मणों को दान देना और कुछ कला का विकास, अमरावती कला का विकास। तो वो चीजें हम, बौद्ध कला का विकास, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।